नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम भारत चीन संबंधों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। भारत और चीन दोनों एशिया महाद्वीप की सबसे प्रमुख शक्तियां हैं। चीन भारत के कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा भूमि क्षेत्र को रखता है। भारत और चीन की जनसंख्या में कोई ज्यादा बड़ा सा डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस है तो ये है कि भारत की जनसंख्या युवा है और चीन की जो जनसंख्या है वो बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हो रही है। यदि मैं बात करूं प्राचीन काल में, तो दोनों देशों के संबंध प्रगाढ़ तो नहीं कह सकता, लेकिन चीन के जो बहुत सारे छात्र थे वो भारत में पढ़ने आते थे। तक्षशिला, नालंदा जैसे विद्यालयों में वो पढ़ के विश्वविद्यालयों में पढ़ के गए और यहाँ से बौद्ध धर्म की शिक्षा से प्रभावित होकर के उन्होंने अपने देश में जाकर के बुद्धिज्म को फैलाया और उसका प्रचार प्रसार किया। आधुनिक युग की बात करूं तो 1949 की चीन की क्रांति के बाद, जैसे जब चीन आजाद हुआ, तो भारत पहला ऐसा राष्ट्र था जिसने चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता दी थी। उस समय विश्व के सारे दूसरे अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्र चीन के इस कदम से खुश नहीं थे और उन्होंने चीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं दी थी। इसके बाद जो चीन की असली उसकी जो कह सकते हैं कि चीन का असली चेहरा वो सामने उभर कर आता है। कैसा चेहरा कि चीन की नियति क्या थी। जैसे ही आजाद हुए कि आसपास के जितने भी एडजेसेंट कंट्रीज थे उन सब की भूमि पर वो कब्जा करना चाहता था और अपनी भूमि विस्तार की जो नीति है उसने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। सबसे पहले हम बात करेंगे कि चीन की नजरें तिब्बत के ऊपर गई। चीन ने आजाद होते ही तिब्बत पर 1950 में आक्रमण करके वहां की बहुत सारी भूमि को अपने एकाधिकार में ले लिया और वहां की स्वायत्तता को भंग किया। इस घटना का भारत ने बड़े कड़े शब्दों में विरोध दाखिल किया, लेकिन भारत के विरोध की चिंता न करते हुए चीन अपने इस कदम पर आगे बढ़ता चला गया। और 1959 में जब चीनी सेना ने तिब्बती लोगों पर अपने अत्याचार बढ़ा दिए, तो उस समय चीन के लोगों से डर करके, चीन की सेना से डर करके दलाई लामा जो तिब्बत के धार्मिक गुरु थे, वो हजारों अपने अनुयायियों के साथ मिलकर के भारत में शरण के लिए आ गए और भारतीयों ने उनको अपने यहाँ पर शरण दे दी। इस घटना से चीन तिलमिला उठा और यही घटना कहीं ना कहीं 1962 के युद्ध का कारण बनी। इसी के साथ साथ आप इस बात पर भी विचार कीजिए कि 1914 में जब भारत ब्रिटिश राज के अधीन हुआ करता था, भारत, चीन और तिब्बत तीनों राष्ट्रों ने मिलकर के मैकमोहन रेखा को चिन्हित किया। भारत हमेशा से मैकमोहन रेखा का सम्मान करता आया है, लेकिन चीन ने सैकड़ों बार मैकमोहन रेखा को पार करके भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश की है। वो बात अलग है कि भारतीय सेना ने अपने दल बल से, अपने पराक्रम से उनको हर बार वापिस से खदेड़ दिया। लेकिन जब हमारा राष्ट्र आजाद हुआ तो हमारे सामने भी बहुत सारी चुनौतियां थी। भारत के जो उस समय की कैबिनेट थी उन्होंने गरीबी से लड़ाई की। पाकिस्तान को बहुत सारा पैसा दिया कि ताकि वो भी एक हमारे छोटे भाई के रूप में एक डेवलपिंग राष्ट्र की स्टेज पर खड़ा हो पाए। इसके साथ साथ और बहुत सारे चैलेंजेस थे हमारे देश के सामने। उन सभी चैलेंजेस से लड़ते हुए कहीं ना कहीं उस समय की हमारी जो थॉट प्रोसेस थी, हमने युद्ध की नीति को त्याग दिया, गुटनिरपेक्षता के हम पक्षधर रहे और सैन्य तैयारी को हमने अमली जामा नहीं पहनाया। इसी का फायदा उठा करके 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया और वह मैकमोहन रेखा को पार करके लगभग 16 किलोमीटर, कहीं 20 किलोमीटर तक अंदर भारत में घुस आया। इसकी वजह से उस समय भारतीय सेना वेल प्रिपेयर्ड नहीं थी। भारतीय कैबिनेट का, प्रधानमंत्री का और सभी जो उस समय सरकार के भागीदार थे, सभी की भारतीय लोगों ने कड़ी आलोचना की, बहुत कड़ी आलोचना की, जिसकी वजह से उस समय पे हमारे जो रक्षा मंत्री हुआ करते थे उन्होंने वीके कृष्णन मेनन, उन्होंने इस्तीफा देना पड़ा। नेहरू जी को बहुत भर्त्सना का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद से भारतीय जो सेना है उसका आधुनिकीकरण का काम है वो शुरू हो गया। इसके साथ साथ इस कड़वी घूंट को पी करके भारतीयों ने एक लेसन सीखा, एक पाठ सीखा कि भाई आगे यदि आपको
बढ़ना है तो अपने राष्ट्र की सीमा का आपको हर तरह से, हर प्रकार से सम्मान करते हुए, किसी दूसरे राष्ट्र पर पहले अटैक न करते हुए इसका डिफेंस जरूर बनाना है। और उसके बाद से भारत की जो सैन्य तैयारियां हैं वो काफी प्रखर रूप से आगे बढ़ती चली गई और आज भारत की जो सेना है विश्व की गिनी चुनी सेनाओं में टॉप पर अपना स्लॉट बनाए रखती है। चाहे वो हमारे जो सैनिकों की लड़ाई करने की, कॉम्बैट करने की क्षमता है, चाहे वो मॉडर्न वेपन्स की बात करें हम, या फिर हम आज न्यूक्लियर पावर की बात करें, तो भारत हर तरह से आज एक युद्ध के लिए सक्षम राष्ट्र है। इसको किसी भी दूसरे राष्ट्र की मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हमें इस बात का पता है कि आज की तिथि में यदि युद्ध छिड़ता है तो कौन से ऐसे कारण हैं या कौन से ऐसे एस्पेक्ट हैं कि विश्व के प्रमुख राष्ट्र सारे हमारे साथ खड़े हैं। नंबर 1 मैं आपको बताता हूं, मोदी जी का खुद का व्यक्तित्व। मोदी जी एक सशक्त शासक हैं। उन्होंने अपने बल के ऊपर, बुद्धि बल के ऊपर, अपनी देश को चलाने की कुशलता के बलबूते पर आज अपनी विदेश नीति को इतना मजबूत कर दिया है कि अमेरिका जैसे राष्ट्र, ब्रिटेन जैसे राष्ट्र, इजराइल जैसे राष्ट्र आज हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं। जापान, वियतनाम, हांगकांग, ये सारे वो राष्ट्र हैं जो चीन का विरोध करते हुए कभी भी भारत को, इवन रात के अंधेरे में भी भारत के साथ आपको खड़े हुए मिलेंगे। तो ऐसे समय में चीन ने जब पूरे विश्व को कोरोना की महामारी भेंट की है, पूरे का पूरा विश्व चीन के खिलाफ खड़ा है, चीन ने गलत पंगा भारतीयों से लिया है। मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि चीन की जो आर्थिक नीतियां हैं वो आर्थिक नीतियां न होकर के एक आर्थिक आतंकवाद आप उसको कह सकते हो। उसकी पॉलिसी रही है वन रोड वन बेल्ट, OROB, या सिल्क रूट को डेवलप करके ऐसे छोटे छोटे राष्ट्र जो जिनको वो पैसा दे करके, आर्थिक उनको फायदा दे करके चुप रहना सिखाता है, जिसमें मैं मुख्य रूप से कहूंगा नेपाल, पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका। इन लोगों को पहले तो चाइना ने मिलियंस ऑफ डॉलर का पहले कर्ज दिया और जब उस कर्ज को वो लोग नहीं चुका पाए तो चाइना ने वहां अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए वहां अपने सैन्य ठिकाने बनाने शुरू कर दिए। इसके विपरीत चीन का यदि भारत के साथ व्यापार की बात करूं तो पूरा का पूरा जो व्यापार बैलेंस है, ट्रेड बैलेंस है, वो चीन के फेवर में है। चीन हमारे से सामान कम लेता है और वहां से तैयार माल को यहां से लेके क्या जाता है, कच्चा माल लेके जाता है। आयरन ओर जो सबसे बड़ा जो इंपोर्ट होता है हमारा, वो आयरन ओर का होता है। और जब आयरन ओर चाइना लेके जाता तो वहीं से तैयार माल करके वापस इंडिया में बेचा जाता है उसको। तो जाहिर सी बात है उसका जो लागत है वो कम होती है और उसका जो बेनिफिट है वो चाइना के फेवर में ज्यादा है। हम चाइना से मेडिसिन, मोबाइल इक्विपमेंट्स, टॉयज और अपना जो सोलर सिस्टम है, सोलर का भी तकरीबन हमारा जो व्यापार है लगभग 2 बिलियन एनुअल हमारा जो लेन देन है वो चाइना के साथ है। तो पूरा का पूरा व्यापार वो चाइना के फेवर में है। हमें इस व्यापार को तोड़ना है। इस कड़ी को तोड़ करके हम चाइना की कमर को तोड़ सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि चाइना एक ऐसा राष्ट्र है जिसने काफी लंबे समय से कोई युद्ध नहीं लड़ा है। भारतीय सेना युद्धों से परिचित है, सुपरिचित है, या आप कह सकते हैं कि एक्सपर्ट है। भारतीय सैनिक हाई एल्टीट्यूड्स पे मॉडर्न इक्विपमेंट्स के साथ जल, थल और नभ में, तीनों में कहीं ना कहीं मोरल वाइज चाइनीज जो सेना है उससे कहीं हाई ऑर्डर में एग्जिस्टेंस करते हैं। चाइनी लोगों की एक सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, वहां की जो मीडिया है उसके ऊपर बड़ा बैन है, लोग खुल के बात कर नहीं पाते। चाइना के अंदर लोगों को लिबर्टी नहीं है कि अपने हितों के बारे में वो बात कर पाए। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसका पूरे वर्ल्ड में रसूख है। चाइना ने भरपूर कोशिश की है कि भारत को किसी भी तरह से
यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने दिया जाए। उसने बहुत सारे अड़ंगे अड़ाए हैं भारत की प्रगति के अंदर, लेकिन भारत के जो सेना अध्यक्ष हैं, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, भारत के जो गृह मंत्री हैं, वो चाइना की सारी प्लानिंग को बहुत अच्छे से समझते हैं। ऐसे समय पे हमारा पूरा राष्ट्र हमारी सरकार के साथ खड़ा है, हमारा पूरा प्रबंधन है वो इस बात को कॉम्बैट करने के लिए तैयार है कि भाई चाइनीज जो व्यापार है उसके बैलेंस को भारत के पक्ष में किया जाए और चाइना से आने वाले सारे सामान पर रोक लगा दी जाए। भारत आत्मनिर्भर बन सकता है और मेड इन इंडिया का जो नारा है हम उसको सक्सेसफुल बनाएंगे। इसके साथ साथ जिस चाइना ने पूरे वर्ल्ड को कोरोना का गिफ्ट दिया है, इसकी वजह से विश्व के प्रमुख राष्ट्र, चाहे अमेरिका है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे ब्रिटेन है, चाहे इजराइल है, चाहे ब्राजील है, वो सारे के सारे चाइना के अगेंस्ट खड़े हैं कि भारत वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है और भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है जो विश्व को एक कल्याणकारी सोच के साथ आगे बढ़ने की शिक्षा देता है। तो ऐसे समय पे चाइना ने भारत के साथ पंगा लेकर के बहुत बड़ी गलती की है। जो कारण रहे हैं इतिहास के, भाई चाइना की प्रगतिशील नीति रही है, लेकिन वो प्रगतिशील नीति अनीति के ऊपर आधारित रही है। चाहे छोटे राष्ट्रों को लोन दे करके उनको अपने प्रेशर में लेने की नीति है, वो छोटे राष्ट्रों पर तो कहीं न कहीं प्रभावशाली हो सकती है, लेकिन भारत जैसे इमर्जिंग राष्ट्र के लिए जो विश्व में अपने बुद्धि बल, सैन्य बल और यहाँ की नेचुरल रिसोर्सेज के लिए जाना जाता है, कल्याणकारी सोच के लिए जाना जाता है, आज चाइना उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वरन अब वो समय आ गया है कि इस विश्व में जिस तरह से चाइना ने आर्थिक आतंकवाद फैलाया है, जिस तरह से कोरोना जैसी महामारी फैलाई है, अब चाइना के टुकड़े होने से शायद कुछ ही कदम की दूरी शेष रह गई है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका दिन शुभ रहे। आपको इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।